देखो ये तो बहुत ही मज़ेदार एडिटोरियल्स है, बहुत ही खुश करने वाला एडिटोरियल्स है। क्यों? क्योंकि इसका बेस लेवल तैयार हो गया है क्लास में, इसलिए भी मज़ेदार है। अब आखिर देखो, कन्विक्शन ड्यू टू डिफेमेशन है ना, मान हानि में आपने क्या कर दिया, राहुल गांधी को पकड़ लिया। तेरी पकड़ना है तो और भी बहुत सारे लोग हैं, उसको भी पकड़ना जरूरी है। पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में आप राहुल गांधी को अटैक किए हैं। आपका खुद ही चिंगड़ा लोग बैठा हुआ है पार्लियामेंट में, जिसके ऊपर आराम से हो सकता है डिफेमेशन, उसके ऊपर क्या हो रहा है? ठीक है, और बहुत ही अच्छा एडिटोरियल मानूंगा मैं इसको। दूसरा देखो, इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए क्लॉज 1 क्या है, क्लॉज 2 क्या है, क्लॉज 3 क्या है। इसमें क्लॉज 3 लिखा गया है, मगर मैं 1 और 2 बोल ही सकता हूँ, तुम लोगों को कल ही पढ़ाया है मैंने। ठीक है, और प्रभाकरण केस क्या है, लिली थॉमस केस क्या है, जाओ लिली थॉमस केस। ठीक है, आरपीए 8 क्लॉज 4 को नल एंड वॉइड किया ना लिली थॉमस ने। प्रभाकरण केस जो हुआ था उसमें नल एंड वॉइड नहीं किया गया था, और ये बहुत पहले भी एक बार जिक्र हो चुका है, जब लक्षद्वीप एमपी को हटाया गया था तो उस समय में जिक्र हो चुका था। पीएम मित्र है ना, मोदी जी पीएम मित्र लाए थे कि नहीं लाए थे, सब टेक्सटाइल को इंटीग्रेट करने के लिए, एक मेगा पार्क बनाने के लिए। कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और देखो, डीप ओशन मिशन हमको इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने दिया था ना, बहुत सारा इंटरनेशनल वाटर्स इंडियन ओशन का, कि जहाँ पे हम पॉली मॉड्यूल्स जो है वो निकाल सकते हैं, पॉली मेटेलिक मॉड्यूल्स, जैसे बहुत सारा पॉली, जैसे निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, वो तुम्हारा ओशन के अंदर छिपा हुआ है, तो उसको हम निकाल सकते हैं। अभी देखो रिसेंट टाइम में चाइना 10 किलोमीटर तक गया है, यानी कहा 1000 मीटर डेप्थ तक गया है ना, मैंने यहाँ ट्रेंच में गया था ना चाइना जी, तो इंडिया भी काम कर रहा है। उसी के लिए जो डिवाइस है वो मास्या है, मास्या 600, समझे, मास्या। अब पढ़ो, जैसे पढ़ो, तुम कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फाइट मत करो। 93 देखो, जीएस पेपर 2, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 25 मार्च को, कितना नज़दीक आया है। ठीक है, अब जानते हो कि मामला क्या है, कन्विक्शन है ना। कन्विक्शन का मतलब है पकड़ा गया, और पकड़ा गया तो राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड हो गया। कन्विक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट, इन पे आरोप लग गया, समझे, कन्विक्ट किया गया, पनिशमेंट। अब क्या हुआ कि एक लोकल कोर्ट है गुजरात, अब हुआ क्या, देखो मामला क्या है, कर्नाटका जो 2019 में जनरल इलेक्शन चल रहा था लोकसभा का, तो कर्नाटका में कहीं पे ये बोल रहे थे अडानी, सब मोदी क्यों होता है, हाँ मोदी क्यों होता है, सब मोदी चोर है, ऐसे कुछ बोल दिया। तो कोई मोदी नाम का आदमी जाके गुजरात, तो उसमें जाके वो फाइल कर दिया कि भाई ये तो डिफेमेशन केस है, सब मोदी को बोल रहा है, हम भी तो मोदी है जो घर में अच्छा से काम करते हैं। पंगा ये है, ठीक है, एक इंडिविजुअल कर सकता है आदमी, वो रहेगा ही रहेगा, ये पकड़ेगा, वो तुल पकड़। मैं बोल रहा हूँ कि मानहानि का जो चीज़ है, देखो मानहानि कैसे कर सकते हो, या तो जिसपे हुआ वो कर सकता है, या उसके बिहाफ में कोई भी कर सकता है, जानते हो। अब अभी तो है ही हमारा PIL वाला चीज़ है, कोई अग्रीड पर्सन के बिहाफ में भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, लोकल कोर्ट सूरत का उसने 2 साल का कारावास दे दिया है कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को, और ये धराया है क्रिमिनल डिफेमेशन केस में। क्यों? क्योंकि मोदी सरनेम के ऊपर इसने रिमार्क कर दिया 2019 के पार्लियामेंट्री पोल्स में। ठीक है, वहाँ इसको बेल दे दिया गया ताकि ये हाई कोर्ट में अपील कर सके। इसलिए स्टूडेंट इसके ऊपर जो 2 साल का जो कारावास लगा है वो 30 दिन के लिए माफ़ कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया, 30 दिन के बाद हो, क्योंकि 30 दिन इनको टाइम दिया गया है कि आप हाई कोर्ट में फर्दर अपील कर सकते हो, यही नियम है। उसके लिए इसने 10,000 का बॉन्ड दिया है, पैसा दिया है। अब बट देखो, जैसे ही कन्विक्शन पाया 2 साल का, अगला दिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है उसने इशू कर दिया, जारी कर दिया, बोल दिया कि डिस्क्वालीफाई हो गया राहुल गांधी। लोकसभा का सेक्रेटेरिएट जानते हो ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होता है, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, नीचे जो सेक्रेटेरिएट होता है, बताया हो गया उस पार्लियामेंट चैप्टर में। अब देखो, इसका बाद समझते हैं कि आखिर ये क्या है, ये क्रिमिनल डिफेमेशन क्या, हिस्ट्री क्या है इसका। तो इसका हिस्ट्री बहुत पुराना हिस्ट्री है। ये पहली बार 1860 में बनाया गया था, ब्रिटिश के टाइम में। तो ब्रिटिश का फ्लेवर तो रहेगा, कॉलोनियल इंटरेस्ट वाला चीज़ रहेगा ही। ब्रिटिश उस समय इसलिए लाया था कि ताकि ब्रिटिश के विरोध में हम ना बोल सकें, और ये गलत चीज़ अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, जैसे सेडिशन के ऊपर भी यही बात होता है। तो यहाँ पे देखो 1860 में बना था स्टूडेंट। उसके बाद देखो, बट हमारा अभी का जो इंडियन लॉ है,
मतलब इंडियन क्रिमिनल डिफेमेशन है वो डिफरेंट है इंग्लिश का कुछ और है। मतलब उस समय इंग्लिश का कुछ और था, अभी हम कुछ और मॉडिफाई करके और गंदा बना लिए हैं। और अभी यदि यूके का बात करोगे, यूनाइटेड स्टेट्स का बात करोगे, तो वहाँ पे क्रिमिनल डिफेमेशन होता ही नहीं है, यानी कि डिफेमेशन वो भी क्रिमिनल। बहुत बड़ा बात हो गया ना, किसी पे आप खराब बोल रहे हो तो आपको क्रिमिनल चार्ज लग जाएगा। क्रिमिनल चार्ज बहुत खतरनाक होता है। तो इंडिया में इसको रीलुक करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। और यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी का भी केस बताया कि उन्होंने जयललिता के अगेंस्ट जब करप्शन का चार्ज लगाया, जयललिता वही तमिलनाडु का, और सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में तो तुम लोग जानते ही हो। तो यहाँ पे देखो ये इंग्लिश लॉ से अलग है, जो इंडिया में इंग्लिश लॉ लाया था उससे अलग है, समझ गए ना। जैसे एग्जाम्पल देखो कि वाइल अंडर द आईपी बोथ स्पोकन एंड रिटन डिफेमेशन, जैसे हमारा इंडिया में डिफेमेशन क्या है कि रिटन फॉर्म में भी लिख भी रहे हैं, यानी कि विजुअल फॉर्म में भी लिखना, मतलब क्या विजुअल फॉर्म में भी और स्पोकन फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में क्रिमिनल डिफेमेशन हो सकता है। बट इंग्लिश लॉ के हिसाब से क्या था उस समय कि केवल तुम्हारा रिटन फॉर्म में हो सकता था। तो देखो उसको भी हमने बढ़ा दिया, उस चीज़ को भी बढ़ा दिया इंडिया में, है ना, समझ रहे हो ना। और इंडिया में देखो डिफेमेशन क्या है कि एक ऑफेंस है। अब यानी कि अब इंडिया में गजब है। देखो इंग्लैंड में मैकेले के हिसाब से इंग्लैंड में क्या है कि यदि कोई भी ऐसा बोलता है जिसकी वजह से ब्रीच ऑफ पीस हुआ, यानी कि भंग हो गया, शांति भंग हो गया, तब उसको क्रिमिनल डिफेमेशन माना जाएगा उस समय। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पीस और वायलेंस ब्रीच हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी का मानहानि भी हो गया तो उसमें भी क्रिमिनल डिफेमेशन हो जाएगा। तो इंडिया तो और ब्रॉड कर दिया इस चीज़ को, तो इसको सीरियस एक बार देखने की जरूरत है। समझ रहे हो ना, मैकेले क्या बोला कि ब्रीच ऑफ पीस हुआ तभी आप क्रिमिनल डिफेमेशन कर सकते हो उस समय। अब तो छोड़ दो, इंग्लैंड में आप तो है ही नहीं क्रिमिनल डिफेमेशन, उस समय का बात है। मैं इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में तुम्हारा केवल पीस और वायलेंस तक ही सीमित नहीं है, किसी का आहत पहुंचाते तो उसमें देखो, इसमें क्या पीस और ऑर्डर खराब किया क्या उसने, राहुल गांधी ने क्या बोला, मोदी सरनेम के ऊपर खराब बोला है उसने, तो पीस एंड ऑर्डर तो कुछ खराब नहीं किया उसने, फिर भी उसके ऊपर लग गया ना क्रिमिनल डिफेमेशन। समझ रहे हो स्टूडेंट। तो इस तरह का जो स्ट्रिंजेंट लॉ है, कहीं ना कहीं इसको सीरियस देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो, इसको इंटरप्रिटेशन चाहिए, अदरवाइज किसी को कोई फंसा देगा। आगे देखो स्टूडेंट, डिफेमेशन अब 2014 का देख लो, 2014 बढ़िया से देखना। 2014 में देखो, इसमें देखो आईपीसी का 2 धारा आएगा, 499 और 500। 499 में डिफेमेशन क्या होता है उसको डिफाइन किया गया, बताया गया। और यदि डिफेमेशन पाया गया है तो 500 में बताया गया क्या पनिशमेंट होना चाहिए, समझ गए। इसलिए डिफेमेशन से रिलेटेड आईपीसी में 499 एंड 500 है, समझ गए स्टूडेंट। अब डिफेमेशन का मतलब क्या है कि हमारे जो आईपीसी में दिया गया है कि यानी कि स्पोकन फॉर्म हो सकता है, रिटन फॉर्म हो सकता है, या कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, दिखाने वाला भी, जिसके वजह से कोई किसी का भी यदि रिपुटेशन टार्निश होता है, किसी का भी इज्जत खराब होता है, धूमिल होता है, तो क्रिमिनल डिफेमेशन हो सकता है उसके ऊपर। तो देखो 2014 में क्या हुआ, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एलिगेशन का चार्ज लगाया जयललिता उस समय सिटिंग सीएम थी, बहुत बड़ा बात हो गया तमिलनाडु की, ठीक है। तो उसके बाद देखो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फाइल किया डिफेमेशन केस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के अगेंस्ट कि भाई हमारे ऊपर इतना करप्शन है, हम मानहानि करते हैं इसके ऊपर, वो भी क्रिमिनल डिफेमेशन है, समझ गए ना। तो इस चीज़ को लेकर ना फिर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगा दी है और बोले कि ये लॉ ही गलत है सुब्रमण्यम स्वामी, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी भी बहुत जानकार आदमी है और कितना बार खाली कोटी दौड़ते रहता है, वो तो बहुत ऊपर का आदमी है। वो कांग्रेस को आज जो गिराया उसमें सबसे बड़ा श्रेय सुब्रमण्यम स्वामी को ही जाता है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि लॉ ही गलत है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक होना चाहिए, कैसे क्रिमिनल डिफेमेशन लग जाएगा हम पे। तो आप देखो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लेना तुम। 2 इशू सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रखा, जब जयललिता गवर्नमेंट ने इसके ऊपर डिफेमेशन केस लगाया, क्रिमिनल डिफेमेशन, तो 2 इशू सुब्रमण्यम स्वामी ने रखा। एक इशू ये है कि भाई इस तरह आप डिफेमेशन को क्रिमिनलाइज करते हो तो इसका मतलब क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप कटल कर रहे हो। हमको बोलने का अधिकार है, हम बोलेंगे, वो क्योंकि वो करप्शन की है, ये तो बहुत खुलेआम बोलते थे, कोई करप्शन करता था देखना नहीं चाहते थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, तो करप्शन कर रही है वो पूरा दस्तावेज के साथ आते थे कि देखो हमारे पास है, सबूत है। तो जब हम सबूत भी दे रहे थे, कैसे हमारा क्रिमिनल डिफेमेशन हमारे ऊपर हो सकता है। तो एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच जो मेरा है वो तो आप कटल कर रहे हो क्रिमिनल डिफेमेशन करके। नंबर 1 पॉइंट ये था। और दूसरा इन्होंने कह दिया कि जो सेक्शन 499 और 500 वो वेग है, वो अनक्लियर है और अभी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं, ये उस समय बनाया गया था, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। ये वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे उतर ही नहीं पाएगा। अब ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट मामला। तो यहाँ देखो इसलिए बोला गया कि 499 ये तुम्हारा बहुत इंटरप्रिटेशन हो सकता है, इसका इंटरप्रिटेशन बहुत सारा हो सकता है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कि इसमें स्पीच बोला है, आपने विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोला है, और जिसमें आपने कहा कि किसी का भी रिपुटेशन हार्म हो जाएगा तो क्रिमिनल डिफेमेशन हो सकता है। बस सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट यहाँ पे है
सबसे बड़ा देखो, जैसे एग्जांपल यहाँ पे भी देगा कि ये जो वर्ड है वो सब वेग है, एम्बिगुअस है। यानी कि मान लो कि, और इसमें ये भी बताया किसी भी डिजीज पर्सन जो मृत्यु हो चुका है उसके बारे में यदि खराब बोल दी है और उसका फैमिली को हर्ट हो गया तो क्या वो भी क्रिमिनल डिफेमेशन है? बिल्कुल, वो भी क्रिमिनल डिफेमेशन है। तो ये तो बहुत बड़ा, जैसे नेहरू जी के बारे में मोदी जी तो बहुत खराब बोलते हैं, तो उनका बाल बच्चे को तो खराब लगेगा ही लगेगा, तो उस हिसाब से क्रिमिनल डिफेमेशन तो होना चाहिए। तो वेग है कि नहीं है? अपने आप में वेग है। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा ये कि रिपुटेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपुटेशन लॉ के हिसाब से। ऐसे तो बोलेंगे हम लोग इज्जत, इज्जत का मतलब क्या होता है, तो उसको पहले डिफाइन करना होगा आपको अच्छे से कि रिपुटेशन हार्म हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि क्या है, यानी कि रिपुटेशन हार्म होने का मतलब क्या कि मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को आप खराब बोल रहे हैं उसका, या फिर वो पर्सन का जो क्रेडिट है दूसरे आदमी के सामने उसको नीचे कर रहे हैं आप, क्या है इसका, आप बताओ इसको ठीक से। तो ये मामला रहा है, समझ में आ गया ना? तो रिपुटेशन को डिफाइन करो ठीक से, समझ गए ना? जैसे एग्जांपल है, कोई पढ़ने में बच्चा अच्छा है उसको हम गधा बोल दिए, तो क्या उसका इंटेलेक्चुअल को हम कम देख रहे हैं? तो क्रिमिनल डिफेमेशन हमको लगा सकता है। तो पहले रिपुटेशन क्या है उसका दायरा फिक्स करो। आगे देखो, तो अब सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, देखो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सेफ साइड खेला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिबेट हो रहा था तो उस समय भी तो क्रिमिनल डिफेमेशन था ही, यदि उस पर बात होता तो कुछ चेंज किया जाता उस समय, तो उस समय उसका यूनिक काम था और वो काम अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इन्होंने कहा है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सही बात है ना, और 19 क्लॉज 2 के हिसाब से आपका रिस्ट्रिक्शन भी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। तो उसमें तो आपका उसमें आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जानते हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, बट हाँ उसमें सेडिशन नहीं है, हाँ मगर तुम्हारा डिफेमेशन बट है उसमें, देख लेना उसमें डिफेमेशन है, सेडिशन नहीं है, डिफेमेशन है मगर उसमें। तो बोला कि सेक्शन इज नॉट एन एक्सेस, बोला कि सेक्शन 490 मतलब डिफेमेशन, बोला कि एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन नहीं है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो सोसाइटी वो इंडिविजुअल से ही बना है, यदि इंडिविजुअल आहत होगा तो सोसाइटी भी आहत होगा। सुप्रीम कोर्ट का देखो जजमेंट। तो इन्होंने कहा है कि यस, यदि डिफेमेशन हुआ, डिफेमेशन को पब्लिक रॉन्ग बताना ही होगा। क्यों? क्योंकि आखिर रिपुटेशन तुम्हारा फंडामेंटल राइट 21 के अंदर आएगा, राइट टू प्राइवेसी के अंदर आएगा, तो उसको बचाना ही होगा। तो क्रिमिनल डिफेमेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला डॉक्टर स्वामी का चैलेंज करने के बाद। क्योंकि इन्होंने कहा है कि आखिर एक आदमी को असर पड़ेगा तो सोसाइटी को असर पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी आखिर एक आदमी से ही बनता है। बात समझ में आ गया ना स्टूडेंट? और ह्यूमन राइट्स भी है एट द सेम टाइम। तो इशू ऑफ वेगनेस और आर्बिट्रेशन को लेकर क्या हो, क्योंकि दो इशू उठाया ना, एक इशू उठाया सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कि एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन है, तो उसको बोल दिया कि एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन नहीं है, होना चाहिए क्योंकि सोसाइटी आदमी से बनता है तो उसको असर पड़ेगा, सोसाइटी को असर पड़ेगा। दूसरा इशू क्या था सुब्रमण्यम स्वामी का कि वेग है, पूरी तरीके से अनक्लियर है, तो उस पर भी बात किया कि बोला कि नहीं सेक्शन 400 और 500 वेग नहीं है, एम्बिगियस भी नहीं है, क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट हो रहा था तो उस समय इस वर्ड का अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी था, इसका कुछ मीनिंग था उस समय, बात समझे ना? तो इसलिए हम इसको ये नहीं बोल सकते। आप जब संविधान लागू हुआ तो उस समय भी ये पैरेलल चल ही रहा था ये सब चीज़। यदि इतना ही बुरा लगता तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाले को तो हटा देता है इस चीज़ को। तो उस समय रखा गया तो कुछ सोच समझ के ही रखा गया ना, क्योंकि हर एक चीज़ पे बात हुआ, आईपीसी का हर एक चीज़ पे बात हुआ है, सेडिशन को लेकर बात हुआ कि नहीं हुआ था वहाँ पे, हर एक चीज़ पे बात हुआ वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। केवल संविधान ही नहीं बन रहा था, आईपीसी सीआरपीसी हर एक चीज़ पे बात हो रहा था वहाँ पे, बात समझे? तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक कैटेगरिकली बोल दिया कि पुलिस अपने मन से एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता है। ये क्रिमिनल डिफेमेशन किसी पे लगाना है आपको तो पुलिस नहीं कर सकता, सो मोटो नहीं है पुलिस को, वो प्राइवेट कंप्लेंट यानी कि जो आदमी पे आहत हुआ है या उसके बिहाफ में वो जाएगा पुलिस के पास, पुलिस अपना नहीं ले सकता। क्योंकि जयललिता केस क्या हुआ, पुलिस उसके तंत्र के अंदर आता है तो पुलिस अपने सो मोटो पावर नहीं ले सकती है, जयललिता को जाना पड़ेगा और उसको वहाँ पे एफआईआर करवाना पड़ेगा, तभी जाके वैलिड माना जाएगा। पुलिस सो मोटो पावर से एफआईआर नहीं कर सकती है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था। आगे देखो, मगर सुप्रीम कोर्ट का बात अपना है, मगर क्रिटिक्स तो एक्सपर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही बात को क्रिटिसाइज तो करेगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा बात, ये तो भेग तो है इसमें। तो चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बोला कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना बहुत ही नैरो माइंड से देखा है इस चीज़ को, है ना, और सुप्रीम कोर्ट को एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच को ज़्यादा वो करना चाहिए। जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल डिफेमेशन को ओके कर दिया, ये तो बहुत बड़ा चिलिंग इफेक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। तो आदमी आप सोच समझ के बोलेगा, इसका मतलब समझ गए ना? तो इसमें ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
अब इट हैज़ बीन, देखो अब क्या हुआ, अब ये तो एक नॉर्म ऑफ द डे बन गया है आजकल। क्या हो गया देखो, अब महिलाओं का जो वॉइस, जो महिला मीटू कैंपेन कर रही थी, जानते हो ना मीटू मूवमेंट, उसमें भी महिलाओं को दबाने के लिए क्रिमिनल डिफेमेशन लग रहा था उसके ऊपर, नंबर 1। दूसरा बात है, कई बार पॉलिटिकल लीडर्स अपने ह्यूमर से, अपने सटायर से बहुत कुछ बोल जाते हैं, उसके ऊपर यदि क्रिमिनल डिफेमेशन लग गया तो जानते हो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये बहुत बड़े कवि है हमारे यूपी के, कौन कवि, बहुत अच्छे कवि जो है, कवि उत्तर प्रदेश के जो कवि है ना, अरे अभी का जो कवि है ना, वो क्या नाम है, जवान दिखता है, 50 साल हो गया है, हाँ हाँ, क्या नाम है उनका, हाँ कुमार विश्वास। कुमार विश्वास तो हर समय तंज मारता है, सटायर मारता है। यदि उसके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन लगा दो तब तो यानी कभी को भी बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में, राजनीति में तो सटायर तो होगा ही होगा। हाँ तो वही बात है, देखो यहाँ पे तो वही बोल रहा है कि हरासमेंट और इंटीमेट इस तरह गलत बात है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल ये डिफेमेशन गलत चीज़ है। सब ज़रा बेस्ट है कि सिविल रेमेडी कर लीजिए, सिविल डिफेमेशन भी तो होता है, आप दूसरे तरीके से जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। क्रिमिनल डिफेमेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए कंट्री में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। समझ गए ना स्टूडेंट, ये है तुम्हारा एसेंस रहा इस एडिटोरियल्स का। दूसरा देख लो, यहाँ पे जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी सेमी है। यहाँ पे आगे देखो ये तुमको चौंकाने वाला आंकड़ा है। अब तुम थोड़ा देखो तो बढ़िया से, ये कल मैं सुनील तुमको यही बोल रहा था, यहाँ पे क्रिमिनल केसेस और सीरियस क्रिमिनल केसेस एमपी देखो। अब 2009 का देखो, 2009 में एमपी के ऊपर जो क्रिमिनल केसेस था वो 30% था और बढ़ के 43% हो गया 19 में। यानी कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से एमपी लोग पहुंच रहे हैं, उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस सब है। उतना ही नहीं स्टूडेंट, जो सीरियस क्रिमिनल केसेस है, यानी कि सीरियस क्रिमिनल केस मतलब रेप किया है, मर्डर किया है, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये बहुत सीरियस क्राइम होता है। तो 2009 में, सही खोल के बैठी हो तुम थोड़ा ना साइड में बैठ जाया करो वहाँ पे, हाँ वो आगे देखो, गलत खोलोगे फिर कहाँ समझ में आएगा। देखो वहाँ पे 2009 में 14% था, ठीक है, 2009 में 14% था, वो बढ़ के कितना हो गया 29%। इसका मतलब क्या कि दोनों तरफ ओवरऑल भी हम देखेंगे क्रिमिनल केसेस तो वो भी 30 से 43% हुआ है। और यदि हम सीरियस क्रिमिनल केसेस देखेंगे, जो कि सीरियस क्रिमिनल रेप, मर्डर, किडनैपिंग, वो 14 से 29% हुआ। तो हम ये लॉ मेकर्स पे क्या भरोसा करेंगे, ये तो खुद ही लॉ वायलेटर है। तो आज तुमने राहुल गांधी को घेर लिया, इसका स्थिति कौन बताएगा, जरा बताना हमको। आज तुमने क्रिमिनल डिफेमेशन से लड़ा है, अरे भाई इसके ऊपर तो सीरियस क्रिमिनल केसेस है ऐसे लोग का। और जो भी संस्था जो दिया है, एडीआर है बाबू, एडीआर इंडिया में माना जाता है, एडीआर को पता है तुम लोग को, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये बहुत तगड़ा एसोसिएशन है भारत का। और इसका जो आंकड़ा है, डेटा है, इंटरनेशनली भी कोड होता है। इतना क्रेडिबल संस्था है ये, इसने दिया है ये। तो देखो वही बोल रहा है कि क्रिमिनलाइजेशन बढ़ते चला जा रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, समझ रहे हो ना। अभी जस्ट मैं बता चुका हूँ, तो इस हिसाब से देखोगे 43%, तो लगभग 233 एमपीज बाबू जो करंट लोकसभा में सब क्रिमिनल चार्ज फेस कर रहे हैं। तो इस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, समझ में आ गया ना। तो देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ दे दिया है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दो, इस मॉड्यूल में थोड़ा गड़बड़ दे दिया है। बढ़िया सुनना, अच्छे सुनना। कल तुम लोग को सेक्शन पढ़ाया गया 8 क्लॉज 1, 8 क्लॉज 2, 8 क्लॉज 3, 8 क्लॉज 4 भी समझाया गया। तो 8 क्लॉज 1 के अंदर क्या था याद करो। 8 क्लॉज अंदर था तुम्हारा इंडियन पेनल कोड, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, वही SC/ST एक्ट, अनलॉफुल यूपीए, प्रिवेंशन ऑफ एक करप्शन एक्ट, याद है ना 1988 वाला, ठीक है। उसका प्रिवेंशन, ये पोटा एक्ट हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारा 8 क्लॉज 1 के अंदर था, ठीक है, जिसमें तुम्हारा यदि 2 साल पकड़ाया गया, 2 साल ही था ना, नहीं 6 मंथ था, 6 मंथ, हाँ 6 मंथ। इस 6 मंथ पकड़ाया गया तो 6 मंथ तक तो नहीं देगा, बाद में 6 साल भी नहीं देगा। दूसरा याद करो, दूसरा क्या था, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और प्रॉफिटिंग वाला जो चीज़ था, यानी प्रॉफिट करते हो आप, है ना, गलत तरीके से प्रॉफिट करते हो या फिर फूड में एडल्ट्रेशन करते हो, तो वो 8 क्लॉज 2 में था। वहाँ पे भी 6 महीना कारावास हो सकता है, और वो पकड़ा गया तो उसके बाद 6 साल आप नहीं कर सकता। 8 क्लॉज 3 में यदि 2 में नहीं आ रहा तो 8 क्लॉज 3 में आता, तो यहाँ पे एक साथ रख दिया गया है। उसमें क्या था, 2 साल का कारावास था। याद आया वो चीज़, देखो यहाँ पे गलत दिया है तो वहाँ से हम करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए स्टैटिक कितना ज़रूरी है होना, यहाँ पे ऑथर ने एक साथ लिख दिया सबको, वहाँ ऐसा नहीं है, वो सब सेपरेट है। तो यहाँ पे सब तीनों चीज़ को एक साथ रख दिया गया है यहाँ पे, समझ गए। तो वही बात है, देखो अब इसमें 2 चीज़ हो सकता है,
केवल फाइन लग गया। मान लो कि आपको सेक्शन 8 क्लॉज 3 के हिसाब से फाइन लग गया, और कल हम बताए थे, जब सुनील पूछ रहा था कल बताए थे ना कि राहुल गांधी को सेक्शन 8 क्लॉज 3 से पकड़ा गया है, यानी करेक्ट बात है। देखो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि यदि मान लो कि फाइन लग गया तो फाइन लग गया छूट गया, मगर 6 साल फिर भी नहीं कर सकता, वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शन। दूसरा केस क्या है कि मान लो कि 2 साल के लिए कारावास हो गया, 8 क्लॉज 3 में 2 साल के लिए था ना, तो 2 साल तक तो नहीं करेगा, कम मिनिमम 2 साल के लिए। उसके बाद क्या है तुम्हारा 6 साल वो नहीं कर सकता, वही चीज़ लिखा गया। रिलीज होने के बाद 6 साल वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे देखो व्हाट अबाउट द पॉलिटिशियन, तो देखो ये जो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस ऑफेंस है ना सामना कर रहा है, ये लोग को तो आराम से पॉलिटिकल पार्टी टिकट दे देता है। कहाँ मॉरल वैल्यूज एथिकल वैल्यूज है ये लोग का, वही चीज़ बताने की कोशिश किया गया है। देखो प्रभाकरण केस याद करो तुम लोग, प्रभाकरण केस 2005 में हुआ था, तब मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशली सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो कि लिली थॉमस में नल एंड वाइड कर दिया गया। उसमें क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 8 क्लॉज 4 में यह बताया गया था कि यदि कोई भी सीटिंग एमपी है उसके ऊपर आरोप लगता है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का कोई भी लगता है, 8 क्लॉज 1 का, क्लॉज 2 का, क्लॉज 3 का लगता है, तो उसके पास 60 दिन दिया जाएगा, सॉरी 90 डेज दिया जाएगा। और यदि वो हायर कोर्ट ऑफ है ना उसमें अपील कर दे, हायर कोर्ट में अपील कर दे, तो उसका सदस्यता बचा रहेगा, ये चीज़ था। तो ये चीज़ प्रभाकरण केस में बोला कि ठीक है, सही बात है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही चाहिए एमपी लोग को। क्यों? क्योंकि एमपी यदि डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा तो सरकार गिर सकता है। जैसे मान लो कि 3 मेजोरिटी वाला सरकार है तो देखिए बार गिर जाएगा। तो इसलिए प्रभाकरण केस में बोला कि नो ठीक है, सेक्शन 8 क्लॉज 4 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एमपी को इम्यूनिटी मिलना ही चाहिए। यदि एमपी के अगेंस्ट तुम्हारा कोई भी धारा लग गया, सेक्शन क्लॉज 1, 2, 3 लग गया, तो उसके बावजूद भी एमपी बैठा रहेगा और 90 डेज से पहले वो फाइल कर दिया तो इट्स ओके। मगर मान लो कि यदि पता चला कि वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ था, लेट से जो भी चार्ज लगा उसके ऊपर, तो उसके बाद क्या होगा, मान लो 2 ही केस हो सकता है ना, या तो उसके ऊपर सही लग सकता है या गलत लग सकता है। बाद में प्रूव हुआ कि गलत लगा था, तो गलत लगा था इसका मतलब क्या है कि वो अपना कंटिन्यू कर सकता है, बाद में जाके कंटिन्यू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चार्ज फॉल्स हो गया, हट गया, वो अपना कंटिन्यू कर रहा है। तो ये तुम्हारा प्रभाकरण केस था। बट देखो आगे देखो थॉमस जजमेंट, लिली थॉमस जजमेंट में इसको टर्न कर दिया गया, इसको बोला कि नो ऐसा नहीं हो सकता है, ये जितने भी सेक्शंस लग रहे हैं 8 क्लॉज 4 ये सब के लिए बराबर होना चाहिए। तो इसमें तो सिटिंग एमपीए को ज़्यादा फेवर किया गया है, सिटिंग एम पर कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है उसके लिए नहीं है, सिटिंग एमपी को फेवर दिया गया है। तो बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 क्लॉज 4 को हटा दिया वहाँ से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही मैं कल बता रहा था तुम लोग को। तो यहाँ पे देखो अच्छे से दिया गया है कि 2 जज बेंच बैठा सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें एक्सेप्शन पे बात हो रहा था। तो ये फेमस लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस आर्टिकल 102 है जो कि इंपावर करता है पार्लियामेंट को कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है पर्सन को, ठीक है, एमपी बनने से। ओके, उसके बाद देखो इंटरप्रेट किया कि जो स्पेशल कंडीशंस आप दिए है गलत बात है, वो सब पे अप्लाई होगा, वो सिटिंग एमपीए के ऊपर भी अप्लाई होगा, जो कैंडिडेट लड़ना चाहता है उसके ऊपर भी अप्लाई होगा, सब पे अप्लाई होगा, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो देखो इन्होंने जजमेंट में आर्टिकल 101 को रखा है। आर्टिकल 101 और आर्टिकल 102 बहुत ही क्लोज एसोसिएट है। आर्टिकल 1A में ये बताया गया कि जैसे ही उसके ऊपर लग गया, यानी कि जैसे ही उसके ऊपर आरपीए का लग गया, मुकदमा लग गया, तो ऑटोमेटिकली उसको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, वैकेंट हो जाएगा उसका सीट, ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशन किस रूप में हो सकता है, जो भी तुम्हारा आर्टिकल 102 में बताया गया है उस हिसाब से। तो आर्टिकल 102 में जो भी प्रोविजन दिया गया है उस हिसाब से डिस्क्वालीफाई हुआ, तो आर्टिकल 101 की वजह से वो निकल जा रहा है। तो 101 की वजह से निकल रहा है, क्यों? क्योंकि 102 में जो भी रूल्स और रेगुलेशन वहाँ से वो मैच कर गया, इसलिए। बात समझे? मगर हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर निकल तो गया, मगर जब साबित हुआ कि वो मुकदमा ही हुआ ही नहीं था, तब तो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिवली होगा। प्रोस्पेक्टिव मतलब अब मान लो कि 2 साल के लिए वो निकल गया, 2 साल लग गया उसको प्रूव करने में कि हमारे ऊपर आरोप जो लगा था गलत आरोप लगा था, तो 2 साल बाद फिर से वो आ सकता है। समझे क्या? क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, क्योंकि बाई इलेक्शन होने लगेगा ना फिर से। तो बाई इलेक्शन, मान लो कि बाई इलेक्शन हो गया, कोई दूसरा कोई जीत के आ गया, तो अब बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर किसको इंस्टॉल करे। तो इसलिए देखो लास्ट का जजमेंट है यहाँ पे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है।
जजमेंट ऑल्सो स्टेट दैट अ डिस्क्वालीफाइड पर्सन में ऑब्टेन स्टे ऑन हिज कन्विक्शन, यानी कि आप कन्विक्शन स्टे करवा सकते हो, ये भी हो सकता है, जैसे 2007 के जजमेंट बोला था, बट डिस्क्वालिफिकेशन वुड बी रिमूव फ्रॉम द डेट ऑफ द स्टे ऑर्डर, जैसे आपने स्टे ले लिया उसके बाद माना जाएगा, आगे स्टे लेने के बाद होगा, पीछे नहीं होगा। जैसे पीछे ऐसे भी तो हो सकता है ना कि हमको हटा दिया गया, हम डिस्क्वालीफाइड हो गए, तो डिस्क्वालीफाइड हो गया, लेट से 2 महीना के लिए हम डिस्क्वालीफाइड हो गए, मैं पता चला कि हमने स्टे ले लिया, बाद में 2 महीना हमको लगा स्टे लेने में, तो इसका मतलब ऐसा नहीं, पीछे से हम नहीं कर सकते, फिर हमको 2 महीना बीत गया, 2 महीना के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो सकता, प्रोस्पेक्टिवली होगा ये, क्योंकि इस चीज़ को लेकर क्योंकि आखिर तो वो बेचारा गुनहगार तो नहीं था और स्टे ले लिया, इसका मतलब क्या है कि वो सही ही होगा, समझ गए ना, ये चीज़ है। आगे देखो आर्टिकल 102 क्या है, जिसके हिसाब से आर्टिकल 101 काम करता है। तो आर्टिकल देखो ये सब तुम लोग जानते हो कि यदि कोई भी देखो इसमें दोनों ही दिया गया है कि पर्सन सेल बी डिस्क्वालीफाइड चूजन, यानी कि दोनों के लिए है, एमपी के लिए भी है और कैंडिडेट के लिए भी है। देखो अच्छे से देखो वहाँ पे, फॉर चूजन एज फॉर बीइंग मेंबर, यानी कि सिटिंग एमपी के लिए भी है और तुम्हारा चूजन के लिए भी है, यानी कि जो कैंडिडेट लड़ना चाहता है दोनों के लिए रूल है ये। कैसे वो उसका सदस्यता खत्म हो सकता है, यदि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, अनसाउंड माइंड है और किसी कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया, अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट है, यानी कि बहुत कर्जा हो गया, उसके ऊपर चुकाने के कगार पे नहीं है, वो भारत का सिटीजन नहीं है, या फिर डिस्क्वालीफाइड हो कोई भी तुम्हारा पार्लियामेंट के लॉ से। तो पार्लियामेंट का लॉ बना है सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 है ना, और एंटी डिफेक्शन भी बना है, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में, समझ गए ना स्टूडेंट। आगे देखो तो आर्टिकल 103 क्या है, ये तो गजब है ना, अब यहीं पे तुम्हारा मामला फंसा है स्टूडेंट, मामला राहुल गांधी का यहीं फंसा है आर्टिकल 103 में ही। कैसे, क्योंकि इसमें बताया गया कि आखिर डिस्क्वालीफाई कैसे होगा, तो डिस्क्वालीफाई होने का पावर केवल प्रेसिडेंट को मिलता है, प्रेसिडेंट ही नहीं कर सकता है, बस एक एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर कर सकता है, बाकी जितना भी चीज़ है उसमें खाली प्रेसिडेंट ही करेगा। तो यहाँ तो लोकसभा का सेक्रेटरीट किया है, ये तो गजब हो गया ना। और उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी होगा रिकमेंडेशन, वो कंपलसरी है प्रेसिडेंट को मानना कि डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, कि डिस्क्वालिफिकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस हिसाब से सुझाव देगा उस हिसाब से प्रेसिडेंट काम करेगा। मैं यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो लोकसभा सेक्रेटरीट क्या कॉम्पिटेंट है डिस्क्वालीफाई, ये तो आर्टिकल 103 में दिया ही नहीं गया है। देखो यहाँ पे लूफॉल्स आ गया, बहुत बड़ा लूफॉल्स आ गया कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ने किया गड़बड़ हो गया। देखो वही चीज़ लिखा गया है कि यदि कोई भी सवाल उठेगा कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट का जो भी मेंबर्स है ये डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा, तो वो तुम्हारा 102 में क्या लिखा गया है कि जो भी डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट का होगा और प्रेसिडेंट का डिसीजन बाइंडिंग होगा, बट प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेगा वो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ के लेगा, बात समझे, तब जाके होगा। तो यहाँ देखो लीगल एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं कि 103 को देखा जाए तो प्रेसिडेंट के वो पाले में होना चाहिए, प्रेसिडेंट को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूछते हुए। और ये जो राहुल गांधी का जो केस हुआ उसमें तो लोकसभा का जो सेक्रेटरी है उसने नोटिफिकेशन जारी करके उसको रद्द करवा दिया, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये सवाल उठ गया यहाँ पे, देख रहे हो ना, टेक्निकल एरर। हाँ बोला ही बोलेगा, क्योंकि वो तो एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से थोड़ी निकलेगा, इस पे उसके हिसाब से नहीं स्पीकर का पावर था, ये तो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट है, इसमें तो प्रेसिडेंट होना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आना चाहिए था इसमें, बात समझ में आ रहा था। यहाँ पे लूफॉल्स हो गया, टेक्निकल लूफॉल्स। आगे देखो स्टूडेंट, पीएम मित्रा, ये बहुत अच्छा कोशिश है हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बनने के लिए। तो जीएस पेपर 3 देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये हिंदू पेपर में आया था 18 मार्च को। अब यहाँ पे देखो पीएम मोदी ने है ना ये लॉन्च किया था जिसको बोलते हैं पीएम मित्रा। पीएम मित्रा का फुल फॉर्म क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल स्कीम, यानी कि बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा पार्क होगा और पार्क में हर एक चीज़ व्यवस्था होगा जो व्यवस्था एक अपैरेल सेक्टर में चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? सीड होना चाहिए, है इसको गिनिंग बोलते हैं, गिनिंग मतलब जो सीड से निकलता है, दैट इज गिनिंग। फिर स्पिनिंग होना चाहिए, है ना, फिर तुम्हारा क्लोथ बनना चाहिए, क्लोथ से फिर गारमेंट्स बनना चाहिए, वो सब व्यवस्था वहीं पे होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मित्रा हॉल कह सकते हो या मित्रा मॉल्स कह सकते हो। समझ गए स्टूडेंट? देखो ये स्कीम लॉन्च किया था अक्टूबर 2021 को मोदी जी ने, और मोदी जी ने बोला था कि इस तरह का जो पार्क है 2026 और 27 तक बन के निकलेंगे। इसके लिए बजट भी 200 करोड़ रुपये का दिया गया था और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कहा था कि आप देखते रहना इसको। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बनाया गया था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब क्या, काम खत्म रद्द कर दिया जाएगा इसको, दोनों का कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ताकि इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है उस देखने के लिए,
है ना। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने भी बोला कि ठीक है हम भी फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। एक एक पार्क पे यस वी विल गिव सपोर्ट 500 करोड़ रुपीज़। समझ गए स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, तो बिल्कुल मोदी जी ने जैसे कहा कि हम 5F पे काम करेंगे। 5F का मतलब क्या, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। पहले बताए थे ना हमारा इंडियन टेक्सटाइल में क्या प्रॉब्लम है, वो भी जानते हो तुम लोग। ब्लेंडिंग पे काम नहीं हो रहा है ना, तुम्हारा मैन मेड फाइबर पे काम नहीं हो रहा है, बस नेचुरल फाइबर पे ही टिके हुए हैं, ब्लेंडिंग नहीं हो रहा, हम फास्ट फैशन को नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो नेक्सस है वो पूरा टिका हुआ है, इंपोर्ट डंपिंग ड्यूटी भी लग रहा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रहा है ना, नहीं लगना चाहिए था, वो भी याद करो सभी चीज़ को। तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि ठीक है तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में सेटअप किए जाएंगे पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क्स। ठीक है, 5F के साथ काम करेंगे। इसके लिए लगभग 5000 करोड़ रुपया होगा, इसका लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, इससे तुम्हारा क्या होगा, 20 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होगा, लगभग तुम्हारा 70,000 करोड़ तुम्हारा FDI अट्रैक्ट होगा। और इतना ही नहीं, ठीक है, जो PM गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो और इसको मजबूत करेगा। जानते हो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उतना ही कनेक्ट हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, तो ये है। और देखो फायदा क्या होगा, यदि एक पार्क में रहेगा तो सब शेयरेबल होगा, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, सबका एक ही एफ्लुएंट ट्रीटमेंट होगा, जो भी गंदा होगा साथ ही ट्रीट करके निकल जाएगा। ऐसे होता है कि अलग अलग स्टेट में है तो अलग अलग स्टेट में तो ये भी गंदगी करेगा, ये भी गंदगी करेगा, यहाँ पे एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सभी यूज़ करेगा एक साथ में। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा काम करेगा एंड सो ऑन। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस सब इस मित्रा उसमें किया जाएगा। समझ गए ना। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा स्टेप है आत्मनिर्भर भारत के लिए। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगा, क्लस्टर मतलब क्या, ग्रुप में। ठीक है, ये अप्रोच होगा ताकि हमारा सामान बहुत ही कम्पिटेटिव हो जाए। देखो होता क्या कि लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत लगता है। अब मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ तुम लोग को। ठीक है, यहीं पे दिया गया होगा, आगे दिया होगा, बता। देखो होता क्या है, देखो तमिलनाडु क्लॉथ के लिए जाना जाता है ना। ये तुम्हारा दिल्ली अलग चीज़ के लिए जाना जाता है, ये तुम्हारा महाराष्ट्र कुछ अलग चीज़ के लिए जाना जाता है। तो हो क्या रहा है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत लगता है, यहाँ से यहाँ सामान आएगा बहुत महंगा होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा बहुत महंगा होगा। एक साथ हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, पैसा कम लगेगा। जितना पैसा कम लगेगा उतना ही ग्लोबल कम्पिटेटिव होगा सामान आपका। तो वही यही मेन इरादा है यहाँ पे। तो देखो प्राइम मिनिस्टर क्या बोले कि आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल लोगों को भी बहुत फायदा होगा इस चीज़ का। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे, मास्टर डेवलपर होगा जो कि डिजाइन करेगा, प्लान करेगा ये PM मित्रा पार्क को। एट प्रेजेंट देखो, अभी देखो हमारा क्या है कि वैल्यू चेन सिस्टम पूरा स्कैटर्ड है, कंट्री में अलग अलग फैला हुआ है, सबको एक साथ लाना है, समझे ना। इसकी वजह से जो चेन सिस्टम है बहुत डिले हो रहा है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल, उससे पहले एग्जाम्पल से पहले तुम लोग ये देखो कि आखिर टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में थोड़ा ब्रीफ देखो। सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है हमारे कंट्री में आफ्टर एग्रीकल्चर, लगभग तुम्हारा 10 करोड़ पीपल को ये रोजगार देता है। देखो PLI भी अक्टूबर 2021 को आया था, उससे पहले ही 1 महीना पहले ही PLI स्कीम में जोड़ दिया गया था। इसको बढ़िया समझना अच्छे से। यहाँ पे आगे बढ़ गए, ब्रीफ ऑन टेक्सटाइल सेक्टर। देखो वहाँ पे PLI स्कीम है तुम्हारा मैन मेड फाइबर के लिए दे दिया गया, टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए भी तुम्हारा 1 महीना पहले ही दे दिया गया था, PM मित्रा से लॉन्च होने से 1 महीना पहले ही दे दिया गया था। ठीक है, ताकि हम एक्सपोर्ट कर सके। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, देखो इंटायर वैल्यू चेन जो सिस्टम है टेक्सटाइल का वो स्कैटर्ड है। तो क्यों, देखो कॉटन तुम्हारा ग्रो होता है गुजरात और महाराष्ट्र में, स्पिनिंग होता है तमिलनाडु में, प्रोसेसिंग होता है राजस्थान गुजरात में, गारमेंट होता है NCR बेंगलुरु कोलकाता में, और जो एक्सपोर्ट होता है तुम्हारा मुंबई और कांडा पोर्ट से। तो फिर पूरा फैला है कि नहीं फैला है। अब यहाँ सामान उधर जाने में कितना लॉजिस्टिक कॉस्ट लगेगा। सबको एक साथ करो, सबको एक साथ करो। तो PM जो मित्रा है एक तरह से अपॉर्चुनिटी देगा कि इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन सिस्टम होना चाहिए, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगा। समझ गए स्टूडेंट। अब देखो इसमें इतना ही नहीं, PM मित्रा में तुम्हारा कैपिटल सपोर्ट 30% तक के लिए है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे ग्रीन फील्ड है, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसके लिए सरकार बोली कि 30% तक हम दे सकते हैं, यानी कि 500 करोड़ तक हम आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्राउन फील्ड के लिए भी बोला है 30% कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम कैप क्या है, 200 करोड़ का है, यानी कि 200 करोड़ रुपया वो देने के लिए तैयार है ब्राउन फील्ड के लिए। ब्राउन फील्ड मतलब जो पहले से ही है और उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो 200 करोड़ रुपया वो देने के लिए तैयार है। देखो कन्वर्जेंस विद अदर स्कीम, दूसरे स्कीम के साथ भी इसको कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे एग्जांपल देखो कॉम्पिटेटिव इंसेंटिव सपोर्ट, वो भी तुम्हारा 300 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है एक पार्क को, ताकि बहुत अच्छे से काम हो सके, बहुत तेजी से काम हो सके। स्टेट गवर्नमेंट देखो, स्टेट गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि ठीक है हम 1000 एकड़ ऑफ लैंड देने के लिए तैयार है। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है, समझे ना। और बोल रहा है कि वाटर पावर सब दिलाएंगे, तो एक कहीं ना कहीं GST की तरह ये भी बेहतरीन साबित हो सकता है इंडिया के लिए। जैसे GST देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखते हैं ना, तो इस तरह जो स्टेट आश्वासन दे रहा है कि 1000 एकड़ ऑफ लैंड देंगे, फ्री में देंगे पार्क के लिए, आपको पावर और वाटर का फैसिलिटी देंगे, ये बेस्ट है।
तो इस तरह सब स्टेट और सेंटर एक साथ आएगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, है ना, इन्वेस्टमेंट आएगा, इनोवेशन आएगा, जॉब क्रिएट होंगे और अल्टीमेटली जो भारत को बनना है आत्मनिर्भर भारत वो बन पाएगा और हमारा जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है एक्सपोर्ट वो बाहर चला जाएगा और बेस्ट होगा। समझ गए, ये इसका एसेंस है। और पहले हमें ये भी समझना होगा कि टेक्सटाइल में बहुत ही प्रॉब्लम है, तो जितना भी पहले तुम लोग को स्टैटिक पढ़ाया तो सब उसको जोड़ लेना है। प्रॉब्लम तो है ना, फास्ट फैशन को नहीं समझ पा रहे हैं, ब्लेंडिंग नहीं हो पा रहा है ठीक से, मैन मेड फाइबर कम है, यही कारण तो है कि उसको PLI स्कीम से जोड़ा गया है। लास्ट देखो मास्य 600, ये तुमको याद करना पड़ेगा। ओशन डीप मिशन, ओशन डीप मिशन का मतलब होता है स्टूडेंट, भारत को देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना तक होता है 200 नॉटिकल माइल्स, है ना, 200 नॉटिकल माइल्स, यानी कि यहाँ से 1 नॉटिकल माइल्स का मतलब 1.85 किलोमीटर, तो 200 नॉटिकल माइल्स मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हुआ। और उसके बाद सब अनक्लोज के अंदर आता है। अब देखो जो भी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो कि 2022 में सवाल था इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के ऊपर प्रीलिम्स में, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का मतलब होता है कि नीचे का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो नीचे का रिसोर्सेज है उसको कैसे यूज़ किया जाएगा, उसके लिए एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बना, यानी कि सब सरकार के हिसाब से बॉडी बना, उसी को बोलते हैं इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो कि जमैका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जमैका में इसका हेडक्वार्टर है। और उसने क्या किया कि भारत को यहाँ पे सेंट्रल इंडियन ओशन में ना 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर का है, मैं यहाँ पे भारत को दे दिया कि ठीक है आप अंदर जाके माइनिंग कर सकते हो। मैं देखो फायदा नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था और हम वहाँ जाने में सक्षम ही नहीं थे। मैं थैंक गॉड अब मास्य 600 आया हमारे पास, अब हम कम से कम 6000 मीटर तक यानी कि 6 किलोमीटर नीचे तक जा सकते हैं। देखो चाइना, देखो रिसेंट न्यूज में आया था चाइना 10 किलोमीटर नीचे तक गया है। समझ गए, तो वही चीज़ को लेके देखो यहाँ पे मास्य मतलब देखो 3% स्क्रू होंगे, यानी इसमें 3% चढ़ेंगे और ये कहाँ तक डेप्थ तक जा सकता है 6 किलोमीटर डेप्थ तक जा सकता है, इंडियन ओशन या कोई भी ओशन के अंदर जा सकता है। और ये बन के तैयार हो जाएगा वही 2024-25 तक बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसमें इसरो भी देखो, इसरो का बहुत बड़ा रोल है इसमें, हम बताएंगे थोड़ी देर में। यदि ऐसा हो जाता है तो भारत तुम्हारा 6 कंट्रीज़ के उस ब्रैकेट में आ जाएगा, भारत भी, जो कि 500 मीटर से ज़्यादा जाने की ताकत है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स तो पहला है ही, रसिया भी पहला ही है। समझ गए, आखिर काम क्या है इसका? काम ये है कि जो भी नीचे प्रीशियस मेटल्स है और जो वहाँ बायोडाइवर्सिटी है उसको देखना कि कितना बायोडाइवर्सिटी हो सकता है नीचे, तो रिसर्च भी हो जाएगा और साथ में हमारा बहुत सारा रिसोर्सेज भी वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। और रिसोर्सेज इतना तगड़ा है स्टूडेंट ना कि एनर्जी जो हमें इंडिया का जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो बहुत दिन तक चलेगा। कोबाल्ट निकल ले आया है तो कितना दिन तक ले चलेगा तुम्हारे कंट्री में, बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे देखो इसको कौन पायलट किया है भारत में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है समुद्रयान, जैसे चंद्रयान रखता है ना, समुद्रयान है, समुद्र की तरफ जाना है हमें। अब देखो ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, लास्ट में बैलेंस टैंक होंगे जो अटैच होगा सबमर्सिबल से। सबमर्सिबल देखो ये जो नीचे जाएगा ना ये टैंक है। ठीक है, ये जो तुम्हारा जो बोला है ना मास्य 600, ये तुम्हारा सबमर्सिबल है, मतलब एक तुम्हारा गाड़ी टाइप का, व्हीकल टाइप का है। इसके साथ अटैच होगा बैलेंस टैंक्स। ये बैलेंस टैंक का काम क्या है, देखो ऐसे तो नीचे नहीं जाएगा, ऐसे तो फ्लोट करता है, नीचे जाने के लिए तो बहुत साइंस चाहिए। तो ये जो सबमर्सिबल है इसके साथ तुम्हारा क्या है, बैलेंस टैंक है। बैलेंस टैंक क्या करेगा, वाटर को पुल करेगा, वाटर को दो तरफ से पुल करेगा, भारी हो जाएगा, नीचे जाएगा 6000 किलोमीटर तक, 6000 मीटर तक नीचे जाएगा, 6 किलोमीटर तक। ठीक है, काम कर लेगा, फिर जो पुल किया वाटर उसको छोड़ेगा तो ऊपर आएगा। ये काम है तुम्हारा बैलेंस टैंक का, तो यानी कि वो प्रेशर को मेंटेन कराने में हेल्प करेगा, समझे। तो वही चीज़ है कि जो बैलेंस टैंक है वो तुम्हारा अटैच होगा सबमर्सिबल से। ठीक है, दोनों, ताकि वो सिंक हो जाए और फिर ऊपर आ जाए जब जब उसको ज़रूरत पड़े, समझ गए। और सबमर्सिबल में यानी कि जो मेन मास्य 6000 है वो ऑक्सीजन, क्योंकि 3 आदमी जा रहा है तो ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए और लाइफ सपोर्ट का सभी इक्विपमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। समझ में आ गया ना स्टूडेंट। आगे देखो, याद करो 2002 को, 2002 ही में ना हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी दोनों के बीच में समझौता हुआ था। और हमें देखो हमें बहुत सारा एरिया दिया है, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद बहुत सारा एरिया दिया है, वही डीप ओशन मिशन कि आप जाके कर सकते हो। हालांकि आपके आपके अंदर नहीं आता मैं, फिर भी आप जाके कर सकते हो। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने हमें दिया था 2002 में, बट चूंकि टेक्नोलॉजी नहीं था उस समय हम कुछ नहीं कर पाए।
तो वही चीज़ है कि देखो इनिशियली 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, ठीक है, तुम्हारा इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बीच में 2002 में। तो अब वो 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, अभी एक्सटेंड किए हैं। इंडिया को पूरा राइट्स मिला था कि पॉलीमेटेलिक नोडल्स जो भी नीचे है, पॉलीमेटेलिक नोडल मतलब वही निकल कोबल्ट जो भी है वो आप एक्सप्लोर करके आ सकते हो सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन से। तो इससे भारत को इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा, भारत के लिए एक तरह से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो कमर्शियली वो उसको एक्सप्लोर कर सकता है, क्योंकि जो भी है तुम्हारा। और इतना ही नहीं, इंडिया का प्रेजेंस भी बढ़ जाएगा इंडियन ओशन में, क्योंकि जानते हो इंडियन ओशन में गंद मचा रहा है चाइना। तो इससे यदि हम नीचे जाना शुरू कर दिए तो हर कोई हमारा बोलेगा ना कि देखो प्रेजेंस है इसका, ऐसे नहीं जा सकते वहाँ पे। तो दोनों ही स्ट्रेटेजिक ढंग से भी फायदा होगा और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी फायदा होगा आपको। आगे देखो तो क्या है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। देखो ये इस्टेब्लिश किया गया था वही अनक्लॉज लॉ से, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। अनक्लॉज लागू होता है बाबू 200 नॉटिकल माइल्स के बाद। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी रिसोर्सेज है, फिशेज सब कैसे यूज़ होगा, ये अनक्लॉज के हिसाब से। अब अनक्लॉज ने क्या किया कि एक बॉडी बनाया है, यदि नीचे का कैसे यूज़ होगा, नीचे का रिसोर्स कैसे यूज़ होगा, उसके लिए तुम्हारा इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी बनाया गया है। देखो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें वही बोला गया कि जो नीचे का रिसोर्सेज है, मरीन नॉन लिविंग रिसोर्सेज, ओशन, मिनरल्स, इंटरनेशनल वाटर, नीचे कैसे यूज़ करे उसके लिए बनाया गया था। समझे। ये देखो कब आया, 1994 में आया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे, किंगस्टन जमैका में है। और इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशन में केवल आदमी को ही नहीं मिलता, ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिलता है। ऑब्जर्वर स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्जर्वर स्टेटस मिलने से क्या फायदा होता है, यूनाइटेड नेशन का बहुत सारा डेटा यूज़ कर सकता है ये एक, क्योंकि यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ा चीज़ है ना, वर्ल्ड का सब कंट्री वहाँ प्रेजेंट है, तो वहाँ से बहुत कुछ डेटा उटा लेगा, इसको बहुत फायदा होगा, इसलिए ऑब्जर्वर स्टेटस को मिला है। देखो यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर मतलब क्या, कोस्टल एरिया से तुम्हारा 12 नॉटिकल माइल्स तक। कॉन्टिगस मतलब क्या होता है, वहाँ से लेकर 24 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब 200 नॉटिकल माइल्स, वो 12 दिया गया, मैं 12 + 12 24, समझे। 12 + 12 मतलब कॉन्टिगस जोन होता है, 24 होता है, वो दिखाएगा कि 12 के बाद 12 है, वो पूरा हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 में तुम्हारा इनोसेंट पैसेज भी होगा, इनोसेंट पैसेज भी हो सकता है। इनोसेंट पैसेज मतलब बाहर का जहाज आके जा सकता है, बट परमिशन लेना पड़ेगा उसको। आगे देखो मासिया 600 कैसे फायदा देगा हमारे ओशन रिसोर्सेज को। तो देखो इंडिया का एक्सक्लूसिव जोन देखो कितना 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक है, इतना विशाल है। वो तो खुद ही अनएक्सप्लोर्ड और अनयूटिलाइज है। अभी तक हम अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को ठीक से नहीं कर पाए, 200 नॉटिकल माइल्स तक काम नहीं कर पाए, और हमको अभी उधर से उधर दूर जाना है। और इंडिया को कितना मिला है, इंडिया को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिला है इंडियन ओशन में, जहाँ पे बोला है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जाओ भाई पॉलीमेटेलिक नोडल्स निकाल दो। अब पहले हम निकाल नहीं पाए 15 साल तक, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी था नहीं। अब इसमें क्या क्या हो जाएगा, उसमें देखो हमारे पास आयरन होगा, मैग्नीज होगा, निकल होगा, कोबाल्ट होगा, कितना इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये मॉडल सब है, समझ गए ना। अब देखो कहने का मतलब 10% भी रिकवर कर लिए तो हमारा 100 साल चलेगा, इतना रिसोर्सेज है उसके अंदर। यानी कि 10% भी रिकवर कर लिए ना बाबू, 100 साल हमारा एनर्जी नीड पूरा हो जाएगा, इतना ज़्यादा है उसके अंदर, ठीक है। तो वही बोला गया कि देखो अब अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 380 मिलियन मेट्रिक टन्स होगा वहाँ पे पॉलीमेटेलिक नोडल्स, इतना अवेलेबल होगा नीचे सेंट्रल इंडियन ओशन में, अनुमान लगाया जा रहा है। समुद्रयान के बारे में थोड़ा समझो कि समुद्रयान में तुम्हारा क्या है कि ये क्या करेगा, इसके पास रोबोटिक आर्म होगा, अटैच होगा, नीचे जाकर तुम्हारा सोइल लेगा, रॉक सैंपल लेगा, ऊपर टेस्ट होगा। इसमें देखो ये स्फेरिकल शेप का रहेगा और टाइटेनियम यूज़ होगा उसमें। टाइटेनियम बहुत ज़रूरी है, क्यों टाइटेनियम क्यों ज़रूरी है, जब देखो सबमर्सिबल नीचे जा रहा है, बैलेंस टैंक के साथ नीचे जा रहा है, कितना प्रेशर होगा, यदि ऑर्डिनरी एलाउ से बना दिया तो क्रश कर जाएगा, फुट बर्बाद हो जाएगा वो। तो टाइटेनियम एलाउ सबसे हार्ड होता है, कितना भी प्रेशर आएगा वो बर्दाश्त कर लेगा। मैं इंडिया में टाइटेनियम कोई बना ही नहीं सकता एक्सेप्ट इसरो, तो इसरो का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो देखो यही बोल रहा है कि स्फेरिकल टाइटेनियम होगा तुम्हारा, है ना, वो उसको बनाया जाएगा। और देखो लोकेशन क्या है, 1500 किलोमीटर कन्याकुमारी से दूर है, नीचे की तरफ है ये, समझ गए ना। और कहाँ तक, कितना देर तक जाएंगे, 6000 मीटर तक नीचे जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, लास्ट ही आ गए हम लोग। तो मटेरियल जो चाहिए हमको टाइटेनियम एलाउ चाहिए। अब देखो वाइल स्ट्रॉन्ग स्टील बहुत हैवी होता है और उसमें कोरिजन होने का चांस होता है, कोरिजन हो गया, सड़ गया आपका, बर्बाद हो जाएगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसा मेटल एलाउ चुनना पड़ेगा हमें जो कि कोरिजन ना हो, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइटेनियम है, ठीक है। कोई हमारे कंट्री में कमर्शियल फैब्रिकेटर तो है ही नहीं टाइटेनियम का, तो किसके पास जाएगा, बस इसरो के पास जाएगा। तो NIOT जो ये इस प्रोजेक्ट को ले रहा है वो इसरो के साथ एलाई करने वाला है,
क्योंकि 2 हेमिस्फीयर टाइटेनियम एलॉय बनेगा, जो कि जिसकी वजह से तुम्हारा सबमर्सिबल और बेटर हो जाएगा, उसको सुरक्षा मिलेगा। उसके लिए देखो, इसलिए लिखा गया है इसमें कि 80 मिलीमीटर थिक बनना चाहिए, है ना, लाइट होना चाहिए, बहुत जल्दी ऊपर नीचे होने वाला होना चाहिए। और ये चीज़ जो कर सकता है वो केवल इसरो कर सकता है, क्योंकि इसरो के पास ही बनाने का, टाइटेनियम हल बनाने का पावर है। बाकी हमारा कॉमर्शियल वायबल हुआ ही नहीं है। दैट्स इट, खत्म कर दिए हैं।